नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। साल का पहला दिन है और यरूशलेम में एक दुश्मन के खिलाफ दो जानी दुश्मनों की प्लानिंग का खुलासा हुआ है। दरअसल मिडिल ईस्ट की जंग में अगले कुछ महीनों के दौरान बहुत बड़ी तब्दीली हो सकती है और इस जंग का सेंटर यरूशलेम हो सकता है। एक तरफ तुर्की और सीरिया के विद्रोही और दूसरी तरफ ईरान और हुती के विद्रोही। इन दोनों गुटों का मकसद एक ही है, इजराइल से बदला लेना। लेकिन क्या ये इतना आसान हो पाएगा? मिडिल ईस्ट की जंग, यरूशलेम में शुरू हुआ विध्वंस। आसमान के रास्ते आती तबाही वाली मिसाइल, फिजा में जंगी सायरन की खौफनाक गूंज। शहर के चप्पे चप्पे में दहशत का आलम। नए साल के जश्न की खुमारी यरूशलेम में गरजती मिसाइलों से टूट चुकी है। मिडिल ईस्ट की जंग अब तेजी से यरूशलेम पर कब्जे की जंग में तब्दील होती जा रही है। यमन की राजधानी सना पर इजरायली और अमेरिकी हमले के ठीक एक दिन बाद 24 घंटे के भीतर यमन के हुती विद्रोहियों और हमास के आतंकियों ने इजरायली शहर यरूशलेम और तेल अवीव को दहला दिया। हुती विद्रोहियों ने तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट और यरूशलेम के दक्षिण में एक पावर स्टेशन को हमले की जद में लेते हुए एक साथ ताबड़तोड़ मिसाइल हमला किया है। हुती विद्रोहियों ने इजरायल को मिटाने और यरूशलेम पर कब्जा करने की कसम दोहराई है। इस वजह से ये ताजा हमला कई लिहाज से रणनीतिक माना जा रहा है। मसलन हुती विद्रोहियों ने इस अटैक में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। दरअसल जुल्फिकार मिसाइल से हमले को ईरान की एक नई चाल के बतौर देखा जा रहा है। जुल्फिकार मिसाइल हुती विद्रोहियों के हाथों में ईरान के जरिए ही पहुंची है। इस मिसाइल के इस्तेमाल में छिपे संकेत को समझिए। ईरान ने जुल्फिकार मिसाइल का नाम पहले शिया इमाम अली इब्न अबी तालिब की तलवार के नाम पर रखा है। जाहिर है हुती विद्रोहियों ने यरूशलेम और तेल अवीव पर जुल्फिकार मिसाइल बरसाकर जंग का एक और नया मोर्चा खोल दिया है।
बशर अल असद सरकार के तख्ता पलट के बाद सीरिया में इजराइल की बढ़त और ईरान को मिली मात ने हुती और हमास जैसे उसके प्रॉक्सी संगठनों को बदले की आग में झुलसा दिया है। पिछले शनिवार को यमन की तरफ से ताबड़तोड़ कई रॉकेट दागे गए थे। इस रॉकेट अटैक ने इजराइल में यरूशलेम से लेकर डेड सी के इलाकों के साथ वेस्ट बैंक के दक्षिणी हिस्से और दक्षिणी नेगेव में हड़कंप मचा दिया था। इजरायली एयरफोर्स ने इस दौरान एक हुती मिसाइल को इजरायली सीमा में आने से पहले इंटरसेप्ट भी किया था। डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इन हमलों के जरिए हुती विद्रोहियों ने साबित करने की कोशिश की कि यमन में इजरायल की कार्रवाई के बावजूद वो पलटवार करने से नहीं चूकने वाले। लेकिन यरूशलेम के आसपास हमास के आतंकियों के हमले को बेहद सनसनीखेज माना जा रहा है। गजा में इजरायल ने हमास को लगभग निस्तनाबूद कर दिया है, लेकिन इस हालात में भी हमास ने इजरायल पर अटैक करने की ताकत दिखाई है, तो इसका मतलब है कि वो रीग्रुप होने की तैयारियों में जुट चुका है। सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन अल कुद्स ब्रिगेड ने भी पिछले कुछ हफ्तों के दौरान यरूशलेम और तेल अवीव पर हमले तेज कर दिए हैं। अल कुद्स के रॉकेट विंग ने इन हमलों को अंजाम दिया है और दावा किया है कि इन हमलों के रास्ते फिलिस्तीनियों पर इजरायली सेना के हमले और पवित्र अल अक्सा मस्जिद को कब्जे में लेने की इजरायली साजिशों का जवाब दिया गया है। हालांकि यरूशलेम में रॉकेट सायरन की आवाज गूंजने के ठीक बाद इजरायल ने गजा में हमले की चेतावनी जारी की थी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस वक्त एक जानकारी भी साझा की है कि उत्तरी गाजा में हवाई हमले के दौरान अल कुद्स की रॉकेट यूनिट के कमांडर को मार गिराया गया है। साफ दिख रहा है कि गजा में हमास की तबाही, लेबनान में हिजबुल्लाह की बर्बादी और यमन में हुती विद्रोहियों को बारूद में दफन करने की इजराइल और अमेरिका की कवायद को रोकने के लिए यरूशलेम की तरफ हथियारों का मुंह मोड़ने की कोशिश हो रही है। यानी हुती और हमास यरूशलेम को मिडिल ईस्ट में जंग का सेंटर बनाने की फिराक में है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसका जवाब यरूशलेम सहित तुर्की और सीरिया में मौजूद 3 धार्मिक प्रतीकों में मौजूद है। ये 3 प्रतीक हैं इस्तांबुल का हागिया सोफिया मस्जिद, सीरिया का उमैयद मस्जिद और यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद। इन प्रतीकों से इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों की जड़ें जुड़ी हुई हैं। यही वजह कि तुर्की से लेकर सीरिया और यमन तक इन तीनों का नाम लेकर जंग के रुख को बदलने की कोशिश की जा रही है। यरूशलेम पर हमला इस चेन रिएक्शन का केंद्र बिंदु माना जा रहा है। ऐसे में हागिया सोफिया मस्जिद, उमैयद मस्जिद और अल अक्सा मस्जिद की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को समझना भी जरूरी है। दरअसल इस्तांबुल में पिछले 1500 साल से मौजूद हागिया सोफिया मस्जिद इस्लाम और ईसाई दोनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल माना जाता रहा है। 537 ईस्वी में बाइजेंटाइन शासक जस्टिनियन ने इसे एक चर्च के बतौर बनाया था, लेकिन वर्ष 1453 में ऑटोमन शासक सुल्तान महमद ने इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। हालांकि 450 साल बाद तुर्की के कमाल अतातुर्क ने इसे एक म्यूजियम बना दिया था, लेकिन 4 साल पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने हागिया सोफिया को फिर से मस्जिद मानने की घोषणा कर दी।
दमिश्क की उमैयद मस्जिद को लेकर भी ईसाई और इस्लामी शासक आमने सामने रहे हैं। 64 ईस्वी में इसका निर्माण रोमन शासकों ने बृहस्पति देवता की पूजा स्थल के तौर पर किया था और 4वीं सदी में इसे पूरे तौर से चर्च बना दिया गया। लेकिन 8वीं सदी में उमैयद खलीफा अल वालिद ने इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो वहीं यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद को लेकर यहूदी, ईसाई और इस्लाम को मानने वालों के बीच अलग अलग दावे हैं। यहूदी मानते हैं यहां फर्स्ट और सेकंड टेंपल का निर्माण किया गया था। ईसाई कहते हैं 561 ईस्वी में इसका निर्माण ईसाइयों ने किया था, जबकि मुसलमानों का दावा यह है कि 702 ईस्वी में इसे अल अक्सा मस्जिद के तौर पर बनाया गया था। यरूशलेम पर दावेदारी का इतिहास बेहद विवादित है और यहाँ से हमेशा जंग की चिंगारी भड़कने का खतरा बना रहता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। यरूशलेम पर हुती विद्रोहियों के अलावा तुर्की की भी निगाहें टिकी हुई हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के बेटे बिलाल एर्दोगान ने खम ठोक कर कह भी रखा है कि हागिया सोफिया और उमैयद मस्जिद के बाद अब बारी अल अक्सा मस्जिद की है। कल हागिया सोफिया, आज उमैयद मस्जिद, कल अल अक्सा। हागिया सोफिया की मस्जिद में तब्दील करना यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद पर कब्जा करने का पहला चरण था। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को खून से सींचा है। अमेरिका और इजराइल के एजेंट हमें बांटने की साजिश रच रहे हैं। तुर्की की यरूशलेम वाले इस एजेंडा में सीरिया के विद्रोही गुट HTS का नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी भी शामिल है। उसने तो ऐलान कर दिया है कि दमिश्क के बाद यरूशलेम इंतजार कर रहा है। هذا ما لا شك فيه الأخوة، فهو وعد صادق من الله عز وجل مكتوب في أشرف كتاب وهو القرآن الكريم. بإذن الله لا نصل فقط دمشق بل إن القدس تنتظرنا بإذن الله تعالى. वैसे आपको हैरानी हो सकती है कि अल अक्सा मस्जिद के नाम पर यरूशलेम की घेराबंदी की प्लानिंग में तुर्की और सीरियाई विद्रोहियों के साथ ही ईरान के प्रॉक्सी संगठन हमास और हुती विद्रोही भी शामिल हैं। चारों का मकसद भले एक है, लेकिन इनकी तैयारी बिल्कुल जुदा। यानी इसके लिए तुर्की और सीरियाई विद्रोही गुट HTS ने एक किस्म का अघोषित समझौता कर लिया है। यानी तुर्की ऑटोमन मानसिकता के साथ मिशन यरूशलेम में अपने दखल को बढ़ाने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सीरिया में नाकामी मिलने के बाद ईरान हमास और हुती के जरिए यरूशलेम और तेल अवीव पर हमले तेज करने की तैयारी कर रहा है। ईरान के लिए वजह है इजराइल और अमेरिका से जानी दुश्मनी। यरूशलेम पर हुती विद्रोहियों की हालिया हमले में इस प्लानिंग का पहला स्टेप दिखाई भी दे रहा है। हुती हो या बचे हुए हमास और हिजबुल्लाह के फाइटर्स हों, वो लगातार इजराइल को धमकियां दे रहे हैं और इनके पीछे वो शक्तियां हैं जो कि इजराइल के कट्टर विरोधी रही हैं, जैसे कि ईरान और टर्की। अब इजराइल को यहाँ पर कुछ नई रणनीतियां बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसके तमाम दुश्मन लगातार यरूशलेम को लेकर के अलग अलग दावा कर रहे हैं। लगातार ये बातें कही जा रही है कि यरूशलेम को निशाना बनाया जाएगा। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल यरूशलेम की सुरक्षा इजराइल और उसके दोस्तों के लिए सबसे सुप्रीम हो जाती है और उनको इसके ऊपर लगातार काम करना पड़ेगा। हालांकि यमन की राजधानी सना पर अमेरिका, इजराइल और ब्रिटिश एयरफोर्स की स्ट्राइक के बाद हुती विद्रोहियों की बौखलाहट बढ़ गई है। अमेरिकी और ब्रिटिश वॉरप्लेन ने हुती विद्रोहियों को टारगेट करते हुए सना के ऊपर 12 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड बलों ने 30 और 31 दिसंबर को सना में हुती के ठिकानों और यमन के तटीय इलाकों में कई सटीक हमले किए थे। इस दौरान अमेरिकी फोर्स ने हुती के हथियार बनाने की ताकत और स्टोरेज फैसिलिटी को भी उड़ा दिया था। अमेरिका ने इसे दक्षिणी लाल सागर और अदन की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों और कारोबारी जहाजों पर हुए हमलों का जवाब कहा है। ये अटैक तेल अवीव और यरूशलेम में हुती विद्रोहियों को हुए हमले के बाद किए गए थे। इस दौरान हुती विद्रोहियों ने यूएस वॉरशिप हैरी ट्रूमन पर भी ड्रोन और क्रूज मिसाइल दागे थे। यमन का दावा है कि पिछले कुछ दिनों के स्ट्राइक के दौरान MQ-9 रीपर ड्रोन सहित दूसरे कई स्ट्राइकिंग ड्रोन को ढेर कर दिया। من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب। हुती के सुप्रीम रिवॉल्यूशनरी कमेटी के चीफ
मोहम्मद अली अल हुती ने भी धमकी दी है कि गजा के समर्थन में इजराइल के खिलाफ उसके मिसाइल बरसते रहेंगे, लेकिन यरूशलेम पर अटैक करने के बाद इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए खेल का मैदान खुल चुका है। मसलन हुती के खिलाफ जमीन पर जंग छेड़ना आसान नहीं है। हुती ये मानते हैं कि चूंकि इजराइल और यमन लैंड बॉर्डर साझा नहीं करते, इसलिए ग्राउंड ऑपरेशन की संभावनाएं खत्म हो जाती है इजराइल की तरफ से। अब इजराइल टोटली डिपेंड रहेगा लॉन्ग रेंज मिशंस के ऊपर, लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक्स के ऊपर और फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रेसिशन स्ट्राइक के ऊपर। अब इनकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। इसी चीज का फायदा उठा करके हुती लगातार इजरायली सी रूट को ब्लॉक कर रहा है, शिप्स के ऊपर हमला कर रहा है और अलग अलग शहरों को भी निशाना बना रहा है। अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन ने हुती को मटिया-मेट करने के लिए आसमान का रास्ता अख्तियार किया है। इजराइल को मालूम है कि एक बार हुती विद्रोही अगर निस्तनाबूद कर दिए गए तो मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि तुर्की के भी खुलकर सामने आ जाने के बाद मिडिल ईस्ट के हालात पहले से कहीं ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। इसका मतलब है कि बहुत तेजी से मिडिल ईस्ट की जंगी मुहिम की दशा और दिशा बदलने वाली है। यरूशलेम को बीच में रखते हुए यहाँ 4 मोर्चे खोल दिए गए हैं, जिसमें तुर्की, ईरान, अमेरिका और इजराइल की साख दांव पर लगी है। मिडिल ईस्ट में एक चूक से तीसरे वर्ल्ड वॉर का रास्ता खुल जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।